ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 1 महीना हो गया और ईरान में अमेरिका की निर्णायक जीत हुई है। ईरान की नेवी पूरी तरह तबाह हो गई, ईरान की वायुसेना खत्म हो चुकी है, IRGC को हमने खत्म कर दिया। यहां तक दावा करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि IRGC को खत्म कर दिया। सुनिए, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जीत का दावा किया जाता है। ताजा संबोधन में भी उन्होंने एक बार फिर यही किया है। 4 हफ्ते की जंग, ईरान खत्म, ये दावा करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। दावे में कितना दम है, आइए जरा समझते हैं कि ट्रंप का दावा क्या है और हकीकत क्या है। ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ये वो दावा कर रहे हैं। सच ये है कि होर्मुज को ईरान की नेवी ने ही बंद किया हुआ है। आज जो ब्लॉकेड यहां पर ईरान ने किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर असर इसका पड़ रहा है, वहां ईरान की नेवी ही मौजूद है। ईरान की वायुसेना को हमने खत्म कर दिया, यह दावा किया गया। कल ही फैंटम विमान जो हैं वो दिखाए गए थे ईरान की तरफ से ट्रंप के पुराने दावों के जवाब में। और उन्होंने यह भी कह दिया कि IRGC को हमने तबाह कर दिया है, जबकि ईरान से अमेरिकी बेसिस पर हमले लगातार जारी हैं। जो तमाम मिडिल ईस्ट में, जो अरब देशों में अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं, IRGC ने वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बड़ी बातें यह हैं कि ईरान में DMS यानी डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम मौजूद है और कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि इस जंग में बुरी तरह से अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, किस तरह से आप आज के इस पूरे संबोधन को आप आंकेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, हकीकत कुछ और है, क्या आपको यह लग रहा है कि इस जंग में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है? कोई एग्जिट पॉइंट ढूंढे नहीं मिल रहा है ट्रंप को? समीर, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही शातिर और होशियार पॉलिटिशियन है। पैतरे भी बदलते रहते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी ट्विटर के द्वारा करते हैं। तो जो आज का उनका भाषण था, अगर तो कंसिस्टेंसी देखें इनके ट्वीट्स में, तो कोई खास फर्क नहीं है। ये बात सही है, वो एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं, वो करीब करीब तैयार ही है। उन्होंने ये कह भी दिया है कि हमने ईरान की लीडरशिप को ख़त्म किया, एक। दूसरा, ईरान की डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी को ख़त्म किया, काफ़ी हद तक उसको छीड़ बना दिया है, इनइफेक्टिव बना दिया है। तीसरा, परमाणु जो उनके हथियार थे या बनाने की चेष्टा थी, उसको बंद कर दिया, सही कहा है। और चौथा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो हम लोगों को सबको असर पड़ रहा है, वो होर्मुज की बात कही। उन्होंने कहा होर्मुज से अमेरिका का कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो तेल एक्सपोर्ट करते हैं। जो देश तेल इंपोर्ट करते हैं होर्मुज स्ट्रेट से, वो उसके भले में, उसके बारे में सोचें, मैं मदद कर सकता हूं, ये उनकी भावना रही है। तो अगर कहते हैं रजीम चेंज हो गया, परमाणु वेपन्स के बारे में काफ़ी उन्होंने क्षति कर दी है, और तीसरा कि उनका जो मिलिट्री पावर कम कर दिया है, तो जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। मगर चूंकि उन्होंने कहा था कि हमको 1 महीना चाहिए, तो आज अपने इलेक्टोरेट के पास में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है हमको 2 से 3 हफ्ते और दीजिए, और एक वार्निंग भी दी है ईरान को कि वरना अगर आप 2-3 महीने के अंदर बातचीत खत्म नहीं होती है, समझौता नहीं होता है, तो और विध्वंस करेंगे। ये भी बताया। एक मैसेज तो बहुत साफ दे दिया है ट्रंप ने कि ये वॉर एक्सटेंड होने वाला है। कितना, अब अलग अलग अनुमान उसमें जरूर है मल्होत्रा सर, लेकिन अब सवाल ये है कि अब लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये तय हो सकता है और ज्यादा भयानक हो। इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होने वाला है? पहले से ही परेशानियां बढ़ी हुई है, पहले से ही एनर्जी क्राइसिस है इस वॉर की वजह से। यहां से आगे ये लड़ाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना आगे जाए, कितना इंपैक्ट और कहां तक इंपैक्ट आप देखते हैं? अचल सर। जी नमस्कार। नो डेफिनेटली समीर, ये सबसे बड़ा तो एनर्जी सिक्योरिटी है। उसके बाद अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए, 1 करोड़ भारतीय जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में बसते हैं, और अगर उन्हें वापस लाना पड़ा हिंदुस्तान में, वहाँ से बहुत बड़ी जो हमारी 135 बिलियन डॉलर्स की जो एनुअल रेमिटेंसेस आती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ से आता है। और हमारे लिए तो एनर्जी सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर्स, रेमिटेंसेस, इन सबको मिला के बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है, जबकि हम इस वॉर से दूर दूर तक कहीं भी रिलेटेड नहीं है। और ये सिर्फ हम ही नहीं है, इसका पूरी विश्व की आर्थिक
स्थिति के ऊपर जो है उसका असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, सिविल एविएशन पे पड़ेगा, टूरिज्म पे पड़ेगा, और हर तरह से आप देख लीजिए ये पूरे विश्व की इकोनॉमी को खतरा पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। और ये अगर बहुत जल्दी निपटती नहीं है वॉर, तो आने वाले वक्त में इसके जो आर्थिक परिणाम हैं वो बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। इन्फ्लेशन से लेकर इंस्टेबिलिटी को लेकर हर चीज़, हर दृष्टि से कमियां हो जाएंगी। आपकी ऑयल, हमारे जैसे देशों के लिए ऑयल, कहाँ तक हम अपने रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे? ऑयल है, नेचुरल गैस है, एलपीजी है और स्टॉक मार्केट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये वो सही बात है, और पूरी दुनिया पर सीधे तौर पर इस जंग का असर देखने को भी मिल रहा है। और दुनिया भर से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने किस जंग में झोंक दिया इस पूरे रीजन को। और अमेरिका में ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका में ही अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ लैरी जॉनसन का बयान आपको दिखाते हैं। ईरान जंग में राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए। ट्रंप के पास ईरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान को धमकाया नहीं जा सकता, ये उन्होंने कहा है। सुनिए आप। और इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिकी लोगों को चिट्ठी। जी हां, क्या है इस चिट्ठी में? ये जंग अपराध, अमेरिका की छवि खराब। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, अपनी रक्षा की। यूरोप या पड़ोसियों से हमारी दुश्मनी नहीं, ईरान खतरा। नैरेटिव झूठा और बनावटी है, ये वो कह रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, कह रहे हैं कि दुश्मनी हमारे दूसरे देशों से भी नहीं है। नैरेटिव जो है हमारे खिलाफ गढ़ा जा रहा है। पूर्णिमा जी, अब ये चिट्ठी भी आ गई है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारी छवि जिस तरह से बनाई गई है, हम वो देश नहीं है, और ये जो जंग है ये हमारे खिलाफ अपराध है, अनप्रोवोक्ड वॉर है। ऐसा क्यों ना कहा जाए कि वाकई में अमेरिका को यहां घुसने की जरूरत ही क्या थी? देखिए, ये ईरान तो अपने हक में जो चाहेंगे वो बोलेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप लोग को सबको दिखाई दे रही है। ये खाली ट्रंप नहीं कह रहे हैं कि हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उनकी सारे मिलिट्री को खत्म कर दिया, उनके लीडर्स को मार दिया है। तो वो सच में हुआ है वो बात। नहीं मैम, वो अलग बात है। एक वैलिड सवाल है कि अमेरिका इस जंग में क्यों है। वाई अमेरिका इज इन टू दिस वॉर? क्यों है ये जंग, क्यों उतरा इस जंग? हाँ, बिकॉज वो एक ग्लोबल थ्रेट बन गए थे ईरान। इस वजह से अमेरिका ने स्ट्रेंथ दिखाई, और वो स्ट्रेंथ को वो एक ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ये थ्रेट जो है, ये नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो और उसको वो यूज कर लें और उसके बाद हम कहें कि अरे हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा। कई बार प्रिवेंशन के लिए की जाती है कई चीज, उसमें बहुत स्ट्रेंथ पूर्णिमा जी, आप कह रही ग्लोबल थ्रेट बन गया, काफी खर्चा अमेरिका का भी परमाणु हो रहा है। हथियार वो बना ना ले, परमाणु बम वो बना ना ले, इसलिए जंग की शुरुआत कर दी गई और ईरान पर हमला कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अमेरिका को उस पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की नजर में बहुत जिम्मेदार मुल्क है, शांति प्रिय मुल्क है। लेकिन ईरान बना ना ले, इसलिए उसके ऊपर जंग थोपी जा रही है। इमाम हैदर जैदी साहब, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मकसद में कामयाब तो हुए हैं बहुत हद तक, ईरान का इतना नुकसान कर दिया। देखिए, ईरान का जंग में तो नुकसान होता ही है, वो नुकसान को नुकसान नहीं है। नुकसान पॉलिसी को देखे ना, कौन भाग रहा है, कौन यूटर्न ले रहा है। दूसरे, जब ईरान का सुप्रीम लीडर बार बार ये बात कह चुके थे, हजारों बार उन्होंने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, और एजेंसीज भी आई, जो अमेरिकन एजेंसीज थी, उन्होंने कहा न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। पहली बात है, जो ये मैडम फरमा रही हैं कि ग्लोबल थ्रेट है, ग्लोबल थ्रेट तो इसराइल था, अभी ग्लोबल थ्रेट तो अमेरिका है। टैरिफ का ये तूफान खड़ा किया इसने, ट्रंप ने, और उसके बाद अभी ये जंग थोपी है जिसकी पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो है, जिसको कहते हैं कि तबाह हो रही है। ग्लोबल थ्रेट इजराइल कैसे, ट्रंप की वजह से ग्लोबल थ्रेट इजराइल कैसे हो गया? इजराइल पर तो खुद हमला हुआ, अक्टूबर 2023 में हमास का हमला तो खुद इजराइल पर हुआ।
इसराइल तो मुल्क ही नहीं है, इसराइल तो ये मुल्क आप ही कह नहीं रहे हैं ना, ये आपकी सोच ठीक है। तो समीर, सोच बात क्या यही आ है? गई कि इसराइल को अटल बिहारी ये वाजपेयी जी ने ये कहा कि अरब को जमीन इसराइल को वापस करनी पड़ेगी। हमारे जी, प्रधानमंत्री बिल्कुल कहा, बोल चुके हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया ने इसराइल को लेकिन बाइकाट लेकिन किया। लेकिन आगे जैदी देखिए, साहब, सारी इसराइल लड़ाई ने की जड़ में अरबों यही की है जमीन कि पे आप एक कब्जा दूसरे किया का है। एग्जिस्टेंस मानने से इनकार कर दें। ट्रंप ने आज नहीं, यही कहा, नहीं, मनीष, है ही नहीं है। ट्रंप ने आज यही कहा, डेथ टू अमेरिका जो बोलेगा उसे अमेरिका कैसे छोड़ दे, डेथ टू इजराइल जिसे बोला जाएगा उसे इजराइल कैसे छोड़ दे। तो दुश्मनी का खुलेआम ऐलान ईरान ने जब पहले से ही कर रखा है, तो यह लड़ाई तो अपने आप में जायज है। देखिए, लड़ाई तो खैर जायज़ हो ना हो अब, लेकिन ये बात है कि इजराइल और अमेरिका के पास ताकत है और ताकत के साथ साथ है नैरेटिव भी हुआ करता था, इसीलिए वो हर जंग को शुरू करते थे और फिर उसको जायज़ ठहरा भी देते थे। याद करिए, सद्दाम हुसैन को बोला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो वो कब से शुरू हुआ? पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा ये बात और फिर उसके बाद अमेरिका की सेना, अमेरिका की मीडिया, अमेरिका की सरकार इसके नाम पर युद्ध करने लगी। नाटो के देश भी आ गए। फिर इजराइल के ही पड़ोस में एक मुल्क है सीरिया, सीरिया में राष्ट्रपति असद थे, तो उनको लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इनके पास केमिकल वेपन है, और उसके बाद फिर अमेरिका ने वो कह के जंग शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ है? असद साहब को हटा के रूस भेज दिया गया, उनकी जगह पर जो लाया गया है वो ISIS के आतंकी थे, लेकिन अब उनके साथ ट्रंप बैठकर डिनर करते हैं, बड़े आराम से डिनर करते हैं। गद्दाफी के लिए कहा गया कि महिलाओं के साथ अयाशी करते हैं, आज देखिए कि लीबिया की हालत क्या हो गई है। तो ये सब कुछ तो है ही, लेकिन जायज़ नाजायज़ से बड़ी बात यह है कि दोनों पक्ष के अपने अपने ग्रीवांसेस हैं। होने को तो ईरान भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं था। अगर ईरान के हजारों साल का इतिहास देख लीजिए तो ऐसा नहीं है कि शुरू से वो मुस्लिम राष्ट्र था। अमेरिका का जो नेचर रहा है इतने सालों से, आज इतिहास का भी जिक्र किया, और इतिहास को अगर हम टटोल कर देखते हैं तो वो तमाम घटनाएं, वो तमाम युद्ध जो अलग अलग देशों पर थोपे गए, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट बर्बाद हुआ, उसका जिक्र भी जरूर आता है, जिसका आपने जिक्र बखूबी किया भी।